जब से रमन और माधवी जी बाहर से आए थे तब से चुपचाप बैठे हुए थे। मधु को ऐसा लगा कि शायद दोनों कुछ कहना चाहते थे, पर पता नहीं क्यों कुछ कह नहीं रहे थे। आखिर जब काफी देर तक खामोशी बर्दाश्त नहीं हुई तब मधु ने ही पूछा, आप दोनों जब से बाहर से आए हो तब से चुपचाप बैठे हुए हो। आप लोग मुझसे कुछ बात करना चाहते हो क्या? नहीं, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कोई बात नहीं है, माधवी जी ने हकलाते हुए रमन की तरफ देखते हुए कहा। जो भी बात है खुलकर कहिए, कम से कम पता तो चले कि बात क्या है। मधु ने दोबारा पूछा। मम्मी से क्या पूछती हो, लो मैं बताता हूँ, रमन ने कहा तो मधु रमन की तरफ देखने लगी। याद है कल पड़ोस वाले शर्मा जी आए थे? पता है वो कह रहे थे कि आजकल क्या बात है, तुम लोग ही मिलकर काम कर रहे हो, बहू कुछ काम नहीं करती है क्या? तो आपने बताया नहीं कि मेरी तबीयत आजकल खराब रहती है, आए दिन समस्या रहती है मुझे। कहा तो था, पर उन्होंने कहा कि बहू कहीं ढोंग तो नहीं करती है, तुम हमारे प्यार और अपनेपन का गलत फायदा तो नहीं उठाती हो? अरे वो तो बाहर के लोग हैं, उन्हें क्या पता मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन आप तो घर के लोग हो, आप तो जवाब दे सकते हो। अरे क्या जवाब दे, हम तो जवाब दे देकर थक चुके हैं। इससे अच्छा तो है कि तुम थोड़ी हिम्मत करके घर का काम खुद ही कर लिया करो। तबीयत ही तो खराब है, वो तो हर किसी की होती है, तो क्या घर का काम नहीं होता? अभी थोड़ी देर पहले लिफ्ट में सुधा जी मिली थी, वो भी कह रही थी कि तुम्हारे शरीर को देखकर लगता तो नहीं है कि तुम्हें कोई बीमारी है। इसका क्या मतलब निकाले हम? अब की बार माधवी जी बोली। रमन और माधवी जी की बातें सुनकर मधु ने अपना सिर पकड़ लिया। मतलब लोग कुछ भी कहेंगे तो ये लोग उनका समर्थन करने को तैयार हो जाएंगे। आखिर मैं इनके घर की सदस्य हूँ या वो लोग? मतलब आप लोग कुछ भी कहेंगे तो आप मुझ पर शक करते रहोगे। वैसे भी सुबह शाम का खाना तो मैं ही बनाती हूँ ना, कोई एहसान नहीं करती हो खाना बनाकर। सुबह घर की सफाई हम दोनों करते हैं। भला ये काम हमारा है क्या? हमारा कुछ नहीं जा रहा, लोग तुम्हारे बारे में बातें बना रहे हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हम दुनिया को बोलने का मौका नहीं देना चाहते। इसलिए तुम्हारा घर है, चुपचाप अपना घर संभालो। रमन दो टूक जवाब देकर टीवी देखने बैठ गया, जबकि माधवी जी अपने कमरे में जाकर लेट गई। मधु दोनों के रवैये को देखकर हैरान थी। मधु के पीरियड के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा होती थी और आए दिन काफ़ी दर्द भी रहता था। कई बार तो दर्द के मारे उसकी आंखों में से आंसू निकल पड़ते थे। डॉक्टर को चेक कराया तो पता चला कि उसके इंटरम्यूरल सिस्ट बन चुके हैं। इसलिए सिस्ट को गलाने के लिए मेडिकल कोर्स चल रहा था, जो 3 महीने का था। पर फिर भी दर्द कई बार बहुत ज़्यादा होता था। अब ये तो शरीर के अंदर की होने वाली बीमारी है, भला शरीर के बाहर कैसे नजर आएगी? ये बात दोनों माँ बेटे समझने को तैयार ही नहीं थे। वैसे भी दोनों को काम करते जोर तो आता था, इसलिए आए दिन किसी न किसी की कोई ना कोई बात लेकर मधु के सामने आ जाते थे। और आज तो साफ साफ कह दिया था कि घर का काम करने के लिए। जबकि कितना भी दर्द क्यों ना हो, दोनों समय खाना मधु ही बनाती थी। जबकि दोनों माँ बेटे मिलकर सुबह सिर्फ घर की सफाई करते थे, उसमें भी दोनों की हालत खस्ता हो जाती थी। कई बार मधु बोल भी चुकी थी कि मेड लगा लो, लेकिन नहीं, वो भी इन दोनों को मंजूर नहीं था। और ऐसा भी नहीं था कि ये लोग मेड अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पर बस बहू के होते ये लोग मेड लगाना नहीं चाहते थे। 2 दिन बाद मधु को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना था। उसने रमन से साथ चलने के लिए कहा तो उसने साफ मना कर दिया। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है। वैसे भी डॉक्टर काम ना करने के बहाने ही तो बताते रहते हैं, और तुम हो कि बस उनको फॉलो करती रहती हो। सुनकर मधु को गुस्सा तो आया, पर उसने कुछ नहीं कहा और वो अकेली ही डॉक्टर के पास चली गई। 4 घंटे बाद वो घर पहुंची तो अपने साथ एक फ्रेम भी लेकर आई थी, जिसे देखते ही माधवी जी ने पूछा, अरे ये फोटो फ्रेम क्यों लेकर आई हो? अब ये क्या नया तमाशा है? फालतू के पैसे बर्बाद करने के लिए सूझ रहा है, और क्या? आखिर इससे कौन सा कमाना पड़ता है? रमन ने भी अपनी तरफ से 2 बात और जोड़ दी। लेकिन ये क्या? उस फ्रेम को खोलकर मधु उसमें कुछ पेपर लगा रही थी। देखकर रमन और माधवी जी दोनों हैरान रह गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। आखिर जब दोनों से बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक साथ ही पूछ बैठे, अरे क्या लगा रही हो, बताओ तो सही। मम्मी जी, सोच रही हूँ कि अपनी मेडिकल रिपोर्ट ही फ्रेम में लगा दूँ। क्या है ना कि लोगों को लगता है कि मैं ढोंग कर रही हूँ, पर जिस पर बीतती है उसे ही पता चलता है। और वैसे भी आप बार बार लोगों को क्या जवाब देंगे? इसलिए जब भी कोई मेरे बारे में पूछे तो आप फ्रेम की तरफ इशारा कर दीजिएगा। वो पूछने वाला इतना तो पढ़ा लिखा ही होगा कि खुद ही समझ जाएगा। मधु फ्रेम की तरफ देखते हुए बोली। मधु की बात सुनकर दोनों माँ बेटे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। इतने में रिपोर्ट को फ्रेम करने के बाद मधु हॉल में जगह ढूंढने लगी।
देखकर माधवी जी ने कहा, बहू तेरा तमाशा हो गया हो तो अब ये सब बंद कर दे। मैं ये फ्रेम यहाँ नहीं लगाना। पर मम्मी जी मैं तो आपकी परेशानी दूर कर रही हूँ। आप दोनों लोगों को जवाब दे देकर थक चुके हैं। क्या है ना कि मेरी बीमारी हर किसी को नजर भी नहीं आती। मधु ने फ्रेम को अपने हाथ में लिए ही कहा। ये देखकर माधवी जी ने चिढ़कर कहा, इस परेशानी से हम लोग खुद ही निपट लेंगे। तू ये फ्रेम अपने कमरे में लेती जा और इसे वहीं सजा। फिर रमन की तरफ देखकर बोली, रमन आज ही सोसाइटी के सेक्रेटरी से कह देना कि एक मेड का बंदोबस्त कर दे। हमें अपने घर में कोई मेडिकल रिपोर्ट फ्रेम नहीं करवानी है। सुनकर चुपचाप मधु मुस्कुराते हुए फ्रेम लेकर अपने कमरे में चली गई। उसके बाद कभी रमन और माधवी जी ने मधु की तबीयत को लेकर कोई बात नहीं की।